हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो भाई सभी लोग? सभी अच्छे होंगे भाई। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम हम लोगों की लाइव क्लासेस नहीं आ रही है, लेकिन आप लोगों का स्टडी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सभी लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। हेलो गाइस। ओके, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्रांड न्यू चैनल। लेट्स क्रैक 9 10 CBSE गाइस। लेट्स स्टार्ट. Before starting the video, let me introduce myself. My name is Jyoti Bansal. I have done my graduation from Jaipur University. I have qualified my CTET, RTET exams, and I have 2 years teaching experience, guys. So let's start today's session. Yes. Figure of speech part 2. Guys, yesterday I recorded my class figure of speech part 1. That class I explained 5 types of figure of speech which is very important for your class 10th. भैया बच्चा पार्टी फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत सारे हैं, बट जो आपकी क्लास 10th के अंदर इंपॉर्टेंट है आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम. यस बच्चा पार्टी, वेट अ सेकेंड. Yes. So in this video, we will cover rest of the figure of speech, guys. So figure of speech very important part, as I told you in my previous video, guys. So because if you explain each and every figure of speech, alliteration, enjambment, consonants, assonance, it is a very some kind of the figure of speech. You have to explain your answer writing when you explain your poem part. That time you have to explain कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो आपका पोएट है उसने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उस पोएम के अंदर यूज किया. यू हैव टू एक्सप्लेन, बिकॉज इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पोएम के अंदर. तो ये प्रॉस में भी यूज होता है, बट हम लोग इसको जनरली पोएम के अंदर यूज करते हैं. तो फिगर ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक लिटरेरी वाले पार्ट में ही इनका यूज करते हैं, डेली लाइफ में भी हम इनका बहुत यूज करते हैं. तो टुडे यस्टरडे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच बहुत मस्ट है. तो वी हैव टू लर्न हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द फिगर ऑफ स्पीच इन ईच एंड एवरी पार्ट. जनरली हम बिना सोचे समझे अपनी जनरली लैंग्वेज में यूज करते हैं. हिंदी में भी आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है. सो डोंट वरी अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच. तो बच्चा पार्टी एक बात याद रखना, आपका जो पोएट्री वाला सेक्शन है वहां से अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, देन यू हैव टू डिफाइन द ईच एंड एवरी फिगर ऑफ स्पीच इन दैट द पोएम. अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपका लेटर टू गॉड, उसके अंदर मैंने अपना कंप्लीट करवाया था मेटाफर वाला पार्ट. लेटर टू गॉड में काफी सारे प्रोस के अंदर आप लोगों का फिगर ऑफ स्पीच हुआ था. मेटाफर जनरली वहां यूज हुआ था, और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर लेटर टू गॉड में मैंने क्लियर करवाया है. स्टार्ट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. यस, get subscription fast. What will you get here? An academy provides you a lots of benefits only on one online platform, an academy platform. Let me tell you some of the benefits. Here I will show you only 4 types of benefits, but when you get subscription you will get a lots of benefits, guys. तो अभी as you all know that कि हमारा एग्जाम MCQs based भी हो गया है, ऑफलाइन क्लासेस बंद है. तो ऑनलाइन क्लास विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी एट होम. So don't waste your time, guys. Get subscription fast. What you will get here? You will get here daily live classes, live tests, and quizzes, structured courses, unlimited access. Let me first tell you what about the structured courses. So बच्चा पार्टी, all educators are trying to prepare your courses according to your syllabus, because CBSE आपका दिन पर दिन कुछ ना कुछ changes कर रहा है due to some pandemic situation. तो सारे educators try कर रहे हैं क्या आप लोगों का कोर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो. दैट्स व्हाई यू गेट द फुल मार्क्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, है ना. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, क्योंकि आए दिन आप लोग भी देख रहे हो, आप लोग भी परेशान रहते हो कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है. बहुत सारी क्वेरीज आपके माइंड में भी आ रही है. ठीक है. अनलिमिटेड एक्सेस. वंस यू गेट आवर सब्सक्रिप्शन यू विल गेट रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंप्लीटली वही कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा. आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि ये वीडियो देख ली या वो वीडियो देख ली. सीक्वेंस में आप सारे एजुकेटर्स की क्लासेस ले सकते हो.
और मैथ्स के अलग क्लासेस हैं, मैथ्स के कई सारे एजुकेटर्स प्रोवाइड हो रहे हैं आपके लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, तो आपको वहाँ आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो गाइस बहुत बेनिफिट्स है, डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट सब्सक्रिप्शन फास्ट। लाइव क्लासेस मिलेंगे, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के। भाई टॉप एजुकेटर से आप लोग लाइव क्लासेस लेने वाले हो, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। टेलीग्राम ऐप, दिस इज द टेलीग्राम ऐप गाइस, दिस इज अ URL link. Once you have to download the Telegram app in your Android phone, that you have to, आपको ये वाला URL लिंक डालना है, क्वेस्ट 10 CBSE। Here you will get the updation of the daily live classes. आप लोगों को यहाँ सारे अपडेशन मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे एजुकेटर्स की क्लासेस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिससे आपको टेंशन नहीं लेनी होगी कि किसकी क्लास कब आ रही है। लेट्स सी, दिस इज अ फी स्ट्रक्चर गाइस। तो अनअकैडमी ने आप लोगों का बेनिफिट देखते हुए आप लोगों को एक फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। जनरली 9th और 10th के लिए हमें भारी भरकम फीस देते हैं और हमें वो नहीं देना है। अगर आप 9th का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू कैन एक्सेस 10th, 11th एंड 12th क्लासेस। 9th का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको ये 3 क्लासेस तो ऐसे ही फ्री में मिल रही है भैया, फ्री में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है ना, वी डोंट हैव टू कंप्रोमाइज द क्वालिटी, बिकॉज यहाँ यू कैन एक्सेस द प्लस क्लासेस, एक्सेस द प्लस क्लासेस। भैया बच्चा पार्टी 9th में अगर आप हो तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, अगर वो 10th 11th 12th में, दे कैन ऑल्सो एक्सेस, मतलब एक फीस पर घर के सारे मतलब जो सिबलिंग्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं और प्लस की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप 10th का लेते हो देन यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ 10th क्लास, यू कैन एक्सेस 11th एंड 12th क्लास ऑल्सो। तो गाइज एज ऑल यू नो, ओनली 6 मंथ रह गया आप लोगों की स्टडी के लिए, तो आप सभी जानते हो कि 6 मंथ बाद आपको 11th में आना है, तो यू कैन एक्सेस, यू कैन स्टडी द हायर क्लासेस। ओके, तो बच्चा पार्टी दिस इज माय कोड ज्योति1। इफ यू अप्लाई दिस कोड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, मतलब जो यू कैन सी द फीस जो आपका डिस्काउंट कर कर ही है। भाई देखो डिस्काउंट करने के बाद पर्सनली आई रिकमेंडेड यू 12 मंथ और 6 मंथ फीस, बाकी का आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो देखो पहले 10,000 का था, पर अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हो यू विल गेट द 10% डिस्काउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द फीस, द 9,000। 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 9,000। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, फटाफट से चले स्लाइड पर। Ready for the session? Yes, let's go. Yes, Bhaiya, today we will learn all of the figure of speech in the second part. Yo, तो बच्चा पार्टी रेडी फॉर द सेशन। आज हमारे सारे फिगर ऑफ स्पीच जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो आज सारे हम यहाँ कवर करने वाले हैं, जो आपको यू हैव टू डिस्क्राइब यू नो इन योर पोएम सेक्शन। जब आप अपना आंसर राइटिंग करोगे दैट टाइम यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी फिगर ऑफ स्पीच। ओके गाइस, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर पर। तो लेट्स स्टार्ट। ऑल आर यू रेडी गाइस? वेयर इज द जोश? अगर रिकॉर्डेड क्लास है तो डोंट थिंक कि जोश डाउन होना चाहिए, जोश लेवल हाई रहना चाहिए भैया, हाई लेवल। यस, स्टार्ट द क्लास। बच्चा पार्टी टुडे कॉन्सोनेंट्स, consonants, it is a type of a figure of speech. Then what about the consonants? क्या होता है? Let's see. Consonants, the repetition for 2 or more times of the same consonant. देखो भैया कॉन्सोनेंट्स के अंदर ही इसका छुपा हुआ है इसका मीनिंग। कॉन्सोनेंट मतलब आपका रिपीटेशन होना चाहिए किसका? कॉन्सोनेंट साउंड का। In the end of a word, a line is called consonants. It is not necessary कि वो जो आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है वो स्टार्टिंग में ही हो। स्टार्टिंग इन द सेंस अगर आपको ये कोई लाइन गिवन है तो किसी लेटर की किसी वर्ड की स्टार्टिंग में ही कॉन्सोनेंस हो, इट इज नॉट नेसेसरी। वो मिड में भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है, वो कहीं पर भी होना चाहिए, बट उसको कंटिन्यूस 2 या 3 वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, 2 या 3 बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए इन द लाइन ऑफ द पोएम और द प्रॉस। क्लियर है? यस, द रिपीटेशन, लेट मी क्लियर अगेन बचा पार्टी। द रिपीटेशन होना चाहिए फॉर अ 2 और मोर टाइम्स, या तो 2 बार
एटलीस्ट 2 बार तो होना चाहिए, अदरवाइज मोर टाइम्स, 2 से ज्यादा बार ऑफ द सेम। हाँ बच्चा पार्टी, let the things remember, you have to think the remember same consonant sound, not a different consonant sound, you have to remember this, the same word, सेम कौन, देखो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, रिपीटेशन होना चाहिए 2 वर्ड्स का या 2 से ज्यादा का, लेकिन सेम कॉन्सोनेंट साउंड का। वी आर टॉकिंग हियर साउंड, नॉट अ वर्ड, क्योंकि साउंड या प्रोनाउंसिएशन वही उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि आपका आपका अपना बोलने का स्टाइल होता है। तो जैसे आपके A E I O U, A E I O U क्या है, आपके वॉवल्स हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा मैटर करता है इनका साउंड। कई टाइम्स जहाँ ए होने पर भी हम उसमें वॉवल नहीं होता, वो है ना, वो तो उसमें आपका साउंड इंपॉर्टेंट रखता है। साउंड इन द एंड ऑफ अ वर्ड इन अ लाइन इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। क्लियर है मेरे बच्चा पार्टी? यस। तो लेट्स सी द एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये एग्जांपल्स के थ्रू। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल, ऑल, ला का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो देखो भाई, ये जरूरी तो नहीं है ना कि ये एल स्टार्टिंग में है, लेकिन यहां पर है ऑल, यहां पर एल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, एल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वेल, ये 3 जगह पर एटलीस्ट 2 से ज्यादा बार यहां पर हमने रिपीटेशन किया है किसका, एल साउंड का। और एल साउंड कैसा है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि इस लाइन के अंदर आपका कॉन्सोनेंस है। क्लियर है? क्लियर है बच्चा पार्टी? तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका जो लेटर है, जो आपका वर्ड है, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। आपका सिर्फ 2 या 3 बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, और वो कहीं पर भी हो सकता है। नाउ सेकंड, हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। हर फुट, her foot left a print on the carpet, repetition of the T sound। देखो, her foot, foot left, her foot left a print on the carpet, यह 4 बार 4 टाइम्स किसका रिपीटेशन हुआ है, टी साउंड का। हर फुट, यहां लेकिन टी देखो, यहां टी क्या है, लास्ट में आ रहा है, लेकिन बार बार हम उसका रिपीट कर रहे हैं। हर फुट लेफ्ट अ प्रिंट ऑन द कारपेट, रिपीटेशन ऑफ द टी साउंड। क्लियर है? लेट मी एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी अबाउट द कॉन्सोनेंट्स, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। देखो भैया, सीधी सी बात है, कॉन्सोनेंट्स में ज्यादा कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपका कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, क्या, सेम, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा बार, 2 और मोर टाइम्स, 2 और मोर टाइम्स। ये बात यहाँ क्लियर है? लेट्स सी द एग्जांपल अगेन, ऑल, ऑल, तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि वो साउंड का रिपीटेशन है वो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं, ये जरूरी है कि उसमें 2 या 3 बार साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल, ये आप लोगों ने जनरली ये सुन रखा होगा, ये आपने ये सेंटेंस हम बोलते हैं, 3 इडियट्स में भी बोला गया, ऑल इज वेल, भैया ऑल इज वेल, तो ये वहीं से लिया है, ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हर फुट लेफ्ट अ प्रिंट, फुट लेफ्ट, आप हमेशा एम्फसाइज करना जब आप पोम को पढ़ो, अगर आप उन चीजों को ध्यान रखो कि टर्म्स क्या हैं, देखो सारे टर्म्स को, फिगर ऑफ स्पीच जो मेन मेन है आप उनको ध्यान रखो, ठीक है, उसमें बस इतना करना है कि आपको उनको एम्फेसाइज करके वहां देखना है कहाँ क्या आ रहा है। हर फुट लेफ्ट अ प्रिंट ऑन द कारपेट, टी साउंड का हमने यहाँ 4 बार रिपीटेशन किया, 4 टाइम्स। Here we are repeating the T sound in four times
फुट लेफ्ट अ प्रिंट ऑन द कारपेट। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है? ठीक है, नाउ लेट्स गो। यस, ये क्या है मैम? कॉन्सोनेंट साउंड तो एलिट्रेशन में भी रिपीट होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आपका कॉन्सोनेंस में भी रिपीट होता है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कि ये एलिट्रेशन है और कॉन्सोनेंस है? तो हैव पेशेंस, लेट मी क्लियर अगेन। देखो भी बच्चा पार्टी, एलिट्रेशन में आपको ध्यान रखना है, जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वो आपका फर्स्ट लेटर होना चाहिए, आपका स्टार्ट ही फर्स्ट लेटर से होना चाहिए। जैसे प्लीज, प्लीज पुट अवे, प्लीज पुट अवे योर पेंट्स, योर पेंट्स एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस द पियानो, द पियानो। देखो बच्चा पार्टी, ये हम बात कर रहे हैं एलिट्रेशन की। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो फर्स्ट लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये बात कॉन्सोनेंट्स के साथ अप्लाई नहीं होती है। एलिट्रेशन में और कॉन्सोनेंट्स में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि एलिट्रेशन का जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए। क्या? फर्स्ट लेटर। प्लीज, लेट्स सी द एग्जांपल। प्लीज पुट, प्लीज पुट अवे योर पेंट्स। प्लीज, कॉन्सोनेंट साउंड पी से स्टार्ट हो रहा है, पुट पी से स्टार्ट हो रहा है, पेंट्स पी से स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस पियानो। तो इसके अंदर बच्चा पार्टी एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा रूल है। प्लीज पुट अवे योर पेंट्स एंड प्रैक्टिस द पियानो। ये बात समझ में आई कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो फर्स्ट लेटर से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्लीज पुट अवे योर पेंट्स एंड प्रैक्टिस द पियानो। ठीक है, नाउ एक सेकंड एग्जांपल और देखिए आप लोग। शीप शुड स्लीप इन शेड, इन शेड। अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। लेट मी टेल यू, शीप शुड, शुड स्लीप इन शेड, स्लीप शुड स्लीप शेड। मतलब सारा स्टार्ट हो रहा है एस से, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, लेकिन फर्स्ट लेटर है आपका, कॉन्सोनेंट जो साउंड दे रहा है वो फर्स्ट लेटर से ही स्टार्ट हो रहा है। सीप शुड स्लीप इन शेड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एलिट्रेशन ये समझ में आ गया। मैंने कल भी डिफाइन किया था अपने कल के वीडियो में, और आज भी डिफाइन कर रही हूँ कि सीप का डिफरेंस क्या है। दोनों चीजों में आपको डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सीप शुड स्लीप शेड, ये बात सबको क्लियर है कि जो एलिट्रेशन होगा उसमें कॉन्सोनेंट साउंड होगा टू और मोर टाइम्स, बट फर्स्ट लेटर से ही होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी द कॉन्सोनेंट्स अगेन। देखो भाई, कॉन्सोनेंस डिफर्स फ्रॉम एलिट्रेशन एंड एजोनेंस। एलिट्रेशन रिमेंबर इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। क्या बात कही मैंने? Consonance differs from alliteration. Alliteration को आपको रिमेंबर रखना होता है, इज द रिपीटेशन ऑफ अ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। क्या बोला? एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस की भी आप लोग एग्जांपल्स देखो, कुछ some more examples of consonants. I think, भाई ये कॉन्सोनेंस के एग्जांपल्स हैं। I think, I like,
द पिंक काइट, द पिंक काइट। आई थिंक, थिंक। आई लाइक, लाइक, लाइक द पिंक काइट। अब भैया बच्चा पार्टी देखो, जो आपका सबसे ज्यादा साउंड निकल रहा है किसका, के का। के साउंड आपका यहाँ सबसे ज्यादा निकल रहा है, के साउंड सबसे ज्यादा निकल रहा है। बट हाउ कैन यू डिफर फ्रॉम द एलिट्रेशन, बिकॉज के से आपका कोई भी के जो साउंड है वो एट द बिगनिंग नहीं है, किसी भी लेटर के अंदर के साउंड से बिगनिंग नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ कॉन्सोनेंस। थिंक के यहाँ आ गया, ठीक है। कोई इसमें ऐसा नहीं होता कि लास्ट में साउंड आएगा, वो बीच में भी हो सकता है, वो बीच में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है, बट रिपीटेशन होना चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड का। आई थिंक, आई लाइक यहाँ के बीच में आ गया, आई थिंक के साउंड, थिंक लाइक क, द पिंक क जहाँ लास्ट में आ गया, काइट यहाँ स्टार्ट में आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग हो, ये होना चाहिए आपका बीच में, लेकिन मोर द रिपीटेशन 2 और मोर टाइम्स ऑफ द same consonant. I told you guys, same consonant sound, not a different consonant sound, same consonant sound का रिपीटेशन। इट इज नो मैटर कि वो साउंड किस प्लेस पर है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल आल्सो। बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए भाई चीजें, एक बार में ही चीजें सारी एकदम से समझ में आ जानी चाहिए कि दोबारा हमको उसको उठाकर देखना ना पड़े, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज है जहां आपको एक बार अगर चीजें समझ में आ गई तो बार बार उनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखकर ही चुटकियों में अंदाजा लगा लोगे कि ये एलिट्रेशन या कॉन्सोनेंस है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हमको करना क्या है, बस बार बार रटना नहीं है। एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में होगा, कॉन्सोनेंस में कहीं पर भी सेम साउंड का रिपीटिशन होगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का एग्जांपल, हर फुट, हर फुट लेफ्ट, a print on the carpet, on the carpet। टी साउंड, टा, टा साउंड अगर हम हिंदी में बात करें तो टा साउंड, टी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। हर फुट लास्ट में आ गया, लेफ्ट, ट लेफ्ट दूसरी बार रिपीटेशन हो गया। अ प्रिंट, ट तीसरी बार रिपीटेशन हो गया लास्ट में। ऑन द कारपेट, तो इसके अंदर क्या होगा आपका कॉन्सोनेंस, क्या होगा बच्चा बड़ी, कॉन्सोनेंस। क्लियर है सबको, आई थिंक सबको क्लियर होगा। कॉन्सोनेंस डिफर्स फ्रॉम एलिट्रेशन। एलिट्रेशन रिमेंबर, याद रखना, रिमेंबर एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ सेम ऑफ अ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, एट अ बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। क्लियर है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Enjambments, enjambments is other type of your figure of speech। enjambments, enjambments बच्चा बाटी, when I explained the dust of snow poem, that time I told you the poetic devices and enjambment मैंने उस टाइम भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो let's see again। enjambment क्या होता है? Enjambment is a continuing a line, continuing a line after the line breaks, when a line of a poetry runs over one line into the next without an end of a sentence or punctuation। मैम ने क्या बोल दिया, मैम ने तो ये क्या ही बोल दिया, कुछ पल्ले पड़ा नहीं, पड़ेगा, डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन। एंजैम्बमेंट इज कंटिन्यूइंग अ लाइन। एंजैब इस लाइन का मतलब है कि जो एंजैम्बमेंट होता है वो कंटिन्यूइंग अ लाइन होता है। मतलब अगर आपका ये लाइन लिखा हुआ है किसी भी पोएम और प्रोज के अंदर, अगर आपका ये लाइन लिखा हुआ है तो उस लाइन के अंदर वो कंटिन्यूस ही रहना चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, वहां किसी कॉमा या
एक्सक्लेमेटरी जो आपका साइन होता है वो कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी इस तरह का कोई साइन होता है या क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लाइन कंटिन्यू रहनी चाहिए, है ना। लाइन आफ्टर द लाइन ब्रेक्स, लाइन आफ्टर द लाइन मतलब लाइन के बाद लाइन, वो सारी चीजें ऐसी कंटिन्यू चलनी चाहिए। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि आपने वो बात वहां खत्म कर दी है, ठीक है। कॉमा लगा के आप दूसरी बात, नई बात स्टार्ट करते हो। लेकिन एंजॉयमेंट में होता है कि सारी बातें कंटिन्यू चलती हैं, लाइंस आपकी कंटिन्यू चलती हैं। तो भैया पंचुएशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिनको हम बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, कहीं पर आया मन उठाकर हम कॉमा नहीं लगा सकते, मन उठाकर हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। फुल स्टॉप का मतलब है कि हमने हमारी बात खत्म कर दी। एक्सक्लेमेटरी आपको जहां कहीं दिख जाता है वहां आप सोचते हो आप अपना ऑर्डर या अपना कोई भी इमोशन शो करते हो। तो इंग्लिश की राइटिंग में भी आपका इमोशंस आना चाहिए, है ना। जब आप किसी नोवेल को पढ़ रहे हो, किसी पोएम को पढ़ रहे हो, किसी प्रोज को पढ़ रहे हो, तो आप देखते हो फुल स्टॉप आ गया, देखते हो कोमा लगा दिया, देखते हो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, देखते हो क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आप इन्हीं चीजों से अंदाजा लगाते हो। अंदाजा किससे लगाते हो? इन्हीं चीजों से लगाते हो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब मैं बोल दूं हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू, एक्सक्लेमेटरी लगा दिया मैंने। मैं बात कर रही हूँ, मैं एक कह रही हूँ, ये मेरा अपना फीलिंग शेयर कर रही हूँ, आप कितने बहुत अच्छे हो। या मैंने डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रही, जस्ट अपना स्टेटमेंट दे रही हूँ कि आप लोग कितने अच्छे हो, कितने स्वीट हो, है ना। तो हम इनसे जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं तो राइटिंग सेक्शन के अंदर पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, जिसको हमें पढ़ना पड़ रहा है। वी हैव टू रीड इन द फिगर ऑफ स्पीच ऑल्सो। एंजॉयमेंट उसी की एक कहानी है ना। अब मैं बोलूँ आप लोगों को तभी तो आप जब कोई नोवेल पढ़ते हो, कोई ऑथर है, कोई आपका पोएट है, वो इन सारी चीजों को क्यों यूज करता है? जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू कनेक्ट द लाइन, कनेक्ट द पोएम, कनेक्ट द स्टोरी, जिससे वो उसमें जान डाल सके। वरना पढ़ने का तो क्या है, हम लेकर किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट क्यों आता है, पोएम हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि ओनली ऑथर ये ट्राई करता है कि दैट्स व्हाई ही कैन कनेक्ट योर हार्ट विद हिज पोएम और प्रोज और पोएट्री सेक्शन, है ना गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट्स होती है, इसीलिए हम इन एंजॉयमेंट्स और फिगर ऑफ स्पीच का अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। देखो, वो तो ऐसे जा रहा है, वो तो ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे घोड़ा दौड़ता हो। तो हम इसका भी तो अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं ना। तो वो जस्ट ही वांट टू कनेक्ट टू आवर सेल्फ, टू हिज पोएम और पोएट्री सेक्शन, है ना। जिससे आपको फील आना चाहिए पढ़ते में, वरना आपने से जस्ट पढ़ दिया तो मजा नहीं आएगा। कुछ एंटरटेन होना चाहिए। ही जस्ट वांट टू मेक यू फील प्लेजर, है ना। तो गाइज, एंजॉयमेंट इज कंटिन्यूइंग अ लाइन आफ्टर द लाइन ब्रेक्स। ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई भी फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं होना चाहिए। व्हेन अ लाइन ऑफ अ पोएट्री रन्स ओवर वन लाइन इनटू द नेक्स्ट। अब इसका मतलब है जब आपका पोएट्री सेक्शन चल रहा है तो एक लाइन के बाद एक लाइन, एक लाइन के बाद एक लाइन, कहीं पर भी कोई कॉमा और फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। विदाउट एन एंड ऑफ सेंटेंस, जब तक सेंटेंस का एंड नहीं हो जाता तब तक कोई कॉमा और फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स वहां नहीं होना चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल। दिस इज द पोएम फ्रॉम योर डस्ट ऑफ स्नो। आपके वहां दो स्टेंजा, आपके वहां पर दो स्टेंजा गिवन थे। क्या थे? दो स्टेंजा गिवन थे गाइज, स्टेंजा फर्स्ट और स्टेंजा सेकंड। तो आप लोगों का ये फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा है आप लोगों का ये, और एक सेकंड था। तो आप लोगों ने देखा होगा बुक के अंदर के सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेंजा के बाद आपका सेकंड स्टेंजा में फुल स्टॉप यूज किया है। कंप्लीट पॉइंट में आपका कहीं पर भी यूज, किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, इसके बाद आपका सेकंड स्टेंजा गिवन था, जिसके सबसे लास्ट में जब उसने अपनी बात खत्म कर दी तो उसने अपना फुल स्टॉप मार्क का यूज कर लिया। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो भैया देखो, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर
उसने कहीं पर भी कोई कॉमा और फुल स्टॉप का यूज नहीं किया, उसने सेकंड स्टेंजा में अपनी बात को खत्म करके फुल स्टॉप का यूज कर दिया। तो इसी को बोलते हैं क्या कि इस पोएम के अंदर क्या है, एंजैबमेंट है। क्या है इस पोएम के अंदर, एंजैबमेंट्स है। बात क्लियर होगी बच्चा पार्टी, क्लियर है सबको? तो अब आप लोग क्लियरली पहचान लोगे कहाँ एंजॉयमेंट आता है और कहाँ नहीं आता। कहीं पर भी अगर आपको पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिखते हैं, कोई कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं दिखता है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर एंजॉयमेंट का यूज किया है किसने, पोएट ने। क्लियर है? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओहो, ऑक्सीमोरन इतने सारे हैं मैम, हम कैसे लर्न रखेंगे? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। डोंट फॉरगेट दिस प्रोवर्ब और इडियम, है ना? तो इस प्रोवर्ब को मत भूलो भैया कि इंसान को जितना ज्यादा आप पढ़ लोगे, अगर आपने ये 4 to 5 टाइम्स भी अच्छे से पढ़ लिए तो आपको ये ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिस। गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी को नहीं ज्वाइन किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हमारा कंप्लीट क्विज का सेक्शन रहता है अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पर। सो डोंट वरी अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच। मैं बहुत जल्दी वहां पर आप लोगों का क्विज भी लेने वाली हूँ। एज ऑल यू नो गाइज कि मेरा क्विज सेक्शन रहता है सिर्फ स्पेशल क्लासेस पर। हमारा क्विज सेक्शन रहता है स्पेशल क्लासेस पर। तो बच्चा पार्टी डोंट मिस दिस क्लास। मैं फिगर ऑफ स्पीच पर कंप्लीटली क्विज लेने वाली हूँ। अगर इन केस कोई आपका फिगर ऑफ स्पीच जो इंपॉर्टेंट है और जो रह जाएगा इस क्लास में, तो वी कैन कवर द क्विजेज, है ना? तो हम क्विजेज के थ्रू भी उसको समझ सकते हैं। डोंट वरी अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच। तो मस्त रहो, बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी है और ना ही स्टडी को लेकर लेनी है। तो ऑक्सीमोरन, oxymoron is a figure of speech pairing two words, let's see, together that are opposing and or contradictory. ओहो बच्चा पार्टी, अब एंड भी लगा दिया मैम ने और भी लगा दिया। तो बच्चा पार्टी, देयर इज एनीवन, आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ड, थोड़ा सा ग्रामर की बात कर लेते हैं ना। देखो भैया, हम तो है इंग्लिश के टीचर, तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दिस इज माय कोशिश। एंड और यहाँ मैंने स्लैश लगाकर यूज किया है एंड और का। तो मैम एंड और में डिफरेंस क्या है? एंड का मतलब है आप दो सब्जेक्ट को साथ साथ लेकर चलते हो कि दोनों ही इक्वली चलेंगे, पैरेलल। बट और का मतलब है या तो ये या वो, मतलब दोनों में से एक। आप लोगों ने इधर और नीदर और देखा है ना? तो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते थे, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। तो और डिफर फ्रॉम और डिफर्स फ्रॉम योर एंड। एंड का मतलब है दोनों साथ साथ। तो एंड के बाद हमने बात करते थे सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू की, तो वर्ब का यूज करते थे प्लूरल का, करते थे क्योंकि हम दोनों ही सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। बट और का मतलब है आपका या तो ये या वो। तो ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच पेयरिंग, मतलब पेयरिंग का मतलब है, ऑक्सीमोरन क्या है, एज ऑल यू नो, अ फिगर ऑफ स्पीच पेयरिंग टू वर्ड्स टुगेदर। इस लाइन का मतलब है दो वर्ड्स को एक साथ पेयर करना, टुगेदर, दैट आर अपोजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक दूसरे का जो क्या कर रहे हो, अपोजिट हो, विरोधाभास। कि मतलब एक कह रहा है पूरब तो दूसरा कह रहा है नहीं पश्चिम, तो वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ये जहां आप किसी से बिल्कुल आपके जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक कहता है मैं पूरब में जाऊंगा तो दूसरा कहता है नहीं मैं तो पश्चिम में जाऊंगा। क्लियर है? तो दैट आर अपोजिंग कि दो वर्ड्स का तो यूज करेंगे, वो भी किसमें, पेयर में। दो वर्ड्स का तो यूज करेंगे हम, किसमें यूज करेंगे, पेयर में। बट the both of the words are opposite। दोनों ही वर्ड्स कैसे होने चाहिए आपके, अपोजिट। बोथ आर अपोजिट वर्ड्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, या फिर वो तो अपोजिंग होने चाहिए, एक दूसरे का अपोज करें, मैं पूरब में नहीं तुम पश्चिम में। या फिर उन दोनों में कंप्लीटली पटनी नहीं चाहिए भाई, एक कहेगा नहीं मैं साउथ में जाऊंगा, एक कहेगा नहीं मैं तो नॉर्थ में जाऊंगा, तो वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन वो पेयर में ही होंगे। आप लोगों ने अपोजिट वर्ड्स पढ़े होंगे, वही है आपका ऑक्सीमोरन।
लेट्स सी, जनरली आप अपने खुद की भी लैंग्वेज में डेली लाइफ में यूज करते हो, सारे के सारे जनरली आप लोग जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है ना, देखो बच्चा बाड़ी, टेंशन हमको इसलिए नहीं लेनी होती क्योंकि हम सारी चीजें अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज हमारी डेली लाइफ में भी होता है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज हमारी डेली लाइफ में भी होता है। तो जो आपके एग्जामिनर है या जो आपका सीबीएसई बोर्ड है वो भी यही चाहता है कि आप सीखो एंड ट्राई टू यूज योर इन योर डेली लाइफ, या फिर वो आपको कनेक्ट करना चाहता है रियल लाइफ और रियल वर्ल्ड से। बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ आप लोग बर्डन मत लिया करो, उन चीजों को कनेक्ट करो, ट्राई टू कनेक्ट योर लाइफ, योर रियल लाइफ। तो आप यूज करते हो, कैसे यूज करते हो? अगली ब्यूटीफुल, है ना? और क्या यूज करते हो? लेट्स सी द एग्जांपल, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये आपका पोअम है क्लास 10th का, टाइगर वाला, अ टाइगर इन अ जू। बेचारा वो परेशान होता रहता है, सिर्फ सोचता है कि बताओ मैं तो शेर हूँ, क्या बढ़िया शानदार मेरी बॉडी है, उसके बाद भी मैं एक छोटे से पिंजरे में केज में कैद हूँ। तो क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट, पेड्स मतलब जो उसके पंजे होते हैं वो कैसे एकदम गद्दीदार, वेलवेट। क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब है शांत और रेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। मतलब शांत, अगर शांत है तो गुस्सा कैसा? दोनों डिफरेंट हो गए ना, isn't it? क्वाइट रेज, यहाँ आप क्या लिखोगे, क्या मेंशन करना होगा? यू हैव टू मेंशन हियर कि इसमें कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है इस पोम के अंदर, आपका ऑक्सीमोरन। कौन सा है? ऑक्सीमोरन। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, शांत गुस्से में, रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री। जब शांत है, क्वाइट का मतलब होता है शांत, जब शांत है तो गुस्सा कैसा? गुस्सा, दोनों आपस में डिफरेंट हो गए भाई। लेट्स सी द अदर एग्जांपल, माय सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट ओवर द लिपस्टिक। फ्रेंडली फाइट, जब फाइट है तो फ्रेंडली कैसी हो गई? जब फाइट है तो फ्रेंडली कैसे हो गई? इट साउंड्स समथिंग स्ट्रेंज, इजंट इट? फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना लड़ाई, मतलब हम दोस्त भी हैं और लड़ भी रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? आपके ऑक्सीमोरन होते हैं। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? वर्ड्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। एक तरफ तो बोल रहा है फ्रेंड, और फाइट तो हम अपने एनिमी से करते हैं। किससे करते हैं? एनिमी से करते हैं। तो ये क्या होंगे आपके? ऑक्सीमोरन। क्या होंगे? ऑक्सीमोरन। ये बात समझ में आई सबके कि जहां दो वर्ड्स का यूज तो करना है हमको, लेकिन कैसे यूज करना है? मतलब बाटी कैसे यूज करना है? दोनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, लेट्स सी अनदर एग्जांपल आल्सो। एक एग्जांपल और देखो, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सारी चीजें सिर्फ दो एग्जांपलों में कहानी खत्म नहीं होगी। लेट्स सी द अदर एग्जांपल, देयर इज अ रियल लव हेट, लव हेट रिलेशनशिप relationship developing between the two of them, developing between the two of them, the two of them, there is a real love hate, love है तो फिर hate क्यों है? there is a real love hate relationship developing between the two of them। भैया जब लव है तो फिर हेट की बात क्यों? दोनों ही आपस में अपोजिट वर्ड हो गए, दोनों ही एक दूसरे को अपोज करें, दैट आर अपोजिंग। बात समझ में आई? तो यहाँ कौन सा डिवाइस है आपका? ऑक्सीमोरन डिवाइस है।
आप लोग अपनी लाइफ में बोलते हो, क्या बोलते हो? सीरियसली फनी। क्या बोलते हो? सीरियसली फनी। तो सीरियसली है तो फिर फनी कैसे हुआ? सीरियसली फनी। जब सीरियस है तो फनी कैसे हो गया भाई? है ना? और देखो, बिग बेबी। बिग बेबी। अरे भैया, जब वो बेबी है तो बिग कैसे हो गया? ओपन सीक्रेट। Here are a lots of examples of oxymoron that all are you using in your daily lives. ठीक है? ओपन सीक्रेट बोलते हो ना? यस, ओपन सीक्रेट। सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो गया? बोथ आर द अपोजिट वर्ड्स, बट पेयर में होने चाहिए। पेयर में ही है, ये साथ साथ ही रहेंगे, इनको कोई दूर नहीं कर सकता। तो ओपन है तो सीक्रेट कैसे हो गया मैम? तो इट इज कॉल्ड अ, क्या बोलते हैं भैया इसको? इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। और एग्जांपल्स देख लो, क्लियरली चीजें समझ में होनी चाहिए भाई, मेन पॉइंट यही है। ओरिजिनल कॉपी। आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा, मैं तो हूँ मेरे पापा की ओरिजिनल कॉपी। वैसे कार्बन कॉपी है बट ओरिजिनल कॉपी। लेट्स सी, ओरिजिनल कॉपी। जब ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे? बोलते हो ना, मैं तो मेरे पापा की ओरिजिनल कॉपी हूँ, मैं तो मेरी मम्मा की ओरिजिनल कॉपी हूँ। तो ओरिजिनल हो तो फिर कॉपी कैसे हो गए? So these are both of the words are opposing और contradictory, but दोनों ही पेयर में होने चाहिए, they should be in pair। और साथ साथ pairing two words together that are opposing and or contradictory। क्लियर हो गया oxymoron गाइस? alone together, आप लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा जनरली सबको, alone together। अलोन का मतलब अकेला, टुगेदर का मतलब है साथ साथ। जब अकेला है तो साथ साथ कैसे? बट ये दोनों वर्ड्स ही पेयर में आएंगे। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक सबको क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन लीव द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। लेट मी टेल यू, लेट मी ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज गाइस। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Euphemism. Euphemism. What is the meaning of euphemism? देखो भाई, हमारी लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती है, वी हैव टू शो द पोलाइटनेस टू द अदर पर्सन, बट वी वांट टू से, वी वांट टू से आर, हमें भी हमारी बातें किसी से कहनी होती है, हमें हमारी भी बात रखनी होती है, लेकिन वी हैव टू वेरी केयरफुल कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात को भी कह दें। हाँ, मतलब कुछ कहते हैं ना, इतने कटु शब्द ना बोलो कि किसी के दिल पर लग जाए। इतने कटु शब्द, इतने कठोर वर्ड्स, या इतने कटु शब्द, या इतना ऐसी लैंग्वेज को यूज ना करो कि किसी का दिल दुखी हो। तो हम, लेकिन हमें हमारी बात भी कहनी होती है, जो जैसा है या कुछ भी है, हमारे डेली लाइफ के अंदर भी हमें हमारी बात भी कहनी ही है। बट इस तरह से कहना कि उन चीजों को थोड़ा हेर फेर कर देना वर्ड्स के अंदर, जैसे कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे, उसका दिल भी ना दुखी हो। तो इसको बोलते हैं यूफिज्म। और ये आप लोग तो बहुत यूज करते हो। देखो भैया, फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज है जो सभी लोग यूज करते हैं, इसीलिए एक जो आपका ऑथर है, नरेटर, या जो आपका पोएट है, वो ट्राई करता है इन्हीं चीजों से। आप लोग क्या होते हो कि दुनिया में इतनी जो बुक्स लिखी गई हैं, इतनी पोम्स लिखी जा रही हैं, चाहे वो आपका फॉरेन कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, तो बस वो लोग ये कोशिश करते हैं कि वो आप लोग को कनेक्ट कर सके उनके आर्टिकल से, उनके पोम से, उनकी प्रोस से। तो जनरली आप लोग भी इन चीजों का यूज करते हो विदाउट अवेयरनेस, आप सब यूज करते हो, बट यहाँ आपको सीक्वेंस में चीजें पढ़नी होती हैं कि कहाँ किसका यूज होता है। ठीक है? देखो, जनरली पहले हैंडीकैप्ड लिखा आता था, लेकिन अब आता है विजुअली चैलेंज्ड। फॉर्म के अंदर पहले लिखा हुआ आता था हैंडीकैप्ड, बट हैंडीकैप्ड किसी को बोलना दिस इज नॉट गुड। सामने वाले को ये रियलाइज मत करवाओ कि वो किसी चीज में उसकी कमी है।
भाई हर इंसान बेहतर है, ईश्वर ने सबको बनाया है तो सारे के सारे बेहतर हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट वे में बोलना, कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारी सोसाइटी में बोलनी भी होती हैं, लेकिन हमें लगता है नहीं ये वर्ड हम गलत यूज़ कर रहे हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके इसीलिए तो इंग्लिश के अंदर बनी है कि अगर कहीं कोई वर्ड सूटेबल नहीं है तो सबसे ज़्यादा सूटेबल वर्ड कौन-सा है? तो उसी को बोलते हैं यूफेमिज़्म, अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग्स इन अ प्लीजेंट मैनर। कानों को जो बुरा लगे, उसको बोलने की बजाय कानों को जो सुनना अच्छा लगता है, और जनरली सबको अपनी तारीफ सुनना, अपने बारे में अच्छा सुनना सबको अच्छा लगता है। म्यूज़िक दुनिया में बनाए, कहते हैं म्यूज़िक इज़ द हील ऑफ एवरीवन। हर किसी बीमारी का, हर किसी चीज़ का थेरेपी है। यू कैन से कि म्यूज़िक एक थेरेपी भी होता है, क्योंकि वो कानों को सुनने में अच्छा लगता है ना? अ वे ऑफ स्पीकिंग एज़ अनप्लीज़ेंट थिंग, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्लीज़ेंट होती ही हैं और वी कांट, हम इनसे नहीं बच सकते। तो दैट्स व्हाई इनको थोड़ा-सा चेंज कर दिया जाता है। आप लोगों को खुद भी रियलाइज़ होता होगा कई चीज़ें ऐसी बोलने से पहले कि नहीं, नहीं ये गलत है, तो हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी द एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ही इज़ विज़ुअली चैलेंज्ड, विज़ुअली चैलेंज्ड मतलब क्या है? ब्लाइंड। अब किसी को बोलो, फॉर्म के अंदर भी आता है ब्लाइंड पर्सन, तो ये क्या होता है? सामने वाले को उसकी कमी दिखाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनके लिए यूज़ करना चाहिए कि वो, आजकल तो भई कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। सारे आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉज़ीज़ चल गई है, हर इंसान अपने आप में बेहतर है और बहुत अच्छा है। तो अगर किसी के अंदर छोटी-मोटी कमी है, तो वो कमी नहीं होती। ये सब ईश्वर की देन है। तो ही इज़ अ विज़ुअली चैलेंज्ड। ब्लाइंड बोलोगे, यू आर ब्लाइंड, ये थोड़ा हैरस साउंड है। तो हमें हैरस साउंड से बचने के लिए वी हैव टू सम काइंड ऑफ द अदर वर्ड्स, दैट्स व्हाई कि उनको बुरा ना लगे। तो आजकल आप लोग देखते होंगे कि डिसेबिलिटी यूज करने लग गए हैं बजाय हैंडीकैप्ड यूज करने के। तो डिसेबल पर्सन हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिसेबल। तो विजुअली चैलेंज्ड, इस वर्ड से क्या हो गया? थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है। डायरेक्ट क्या फॉर्म में लिख दिया? ब्लाइंड। मतलब सिंपैथी जता रहे हैं हम किसी को, कि उनको ये लगेगा कि भाई हम में कोई कमी है। तो इस चीज को हमने चेंज कर दिया किससे? विजुअली चैलेंज्ड। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे। भैया सब अपने अपने ग्रैंडफादर, अपनी फैमिली से सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के बारे में कहता है तो हम बोले माय ग्रैंडफादर डाइड। एक हैरस साउंड है, माय ग्रैंडफादर डाइड, आपको तकलीफ देता है। तो डाइड की जगह हम लोगों ने कुछ चीजें ऐसी यूज करी इंग्लिश के अंदर, पास्ड अवे। देखो भाई बच्चा बाटी, अब मैं इसको आपको एक छोटी सी एक बात समझाना चाहती हूँ। लेट्स लेट लेट्स लिसन टू मी केयरफुली, वेरी केयरफुली, सुनो बहुत ध्यान से। मेरे दादाजी मर गए, मेरे दादाजी मर गए, मर गए, कितना हैरस साउंड है, जो खुद के लिए ही नहीं सामने वाले को भी दुखी करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे दादाजी चल बसे या चले गए, तो थोड़ा तसल्ली मिलती है कि हाँ चलो ठीक है, इतना हैरसली फील नहीं होता, इतना हैरस साउंड नहीं देता। लेकिन हम बोले मेरे दादाजी मर गए, तो मर गए साउंड समथिंग काइंड ऑफ हैरस साउंड, वेरी हैरसली साउंड, हैरस साउंड है काफी, कि मर गए। तो इसकी जगह हम क्या बोलते थे? मेरे दादाजी चल बसे। हिंदी में भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स को अपनाते हैं जो हमको थोड़ा सा रिलीफ फील कराते हैं, उनको भी यूफेज्म बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट हम लोग हिंदी में भी उनको इस तरह से ही यूज करते हैं, चल बसे। वैसे ही सेम चीजें हम इंग्लिश में यूज करते हैं, माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे। क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन, एग्जाम्पल थर्ड, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। देखो, डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहिए, अब डिसेबल्ड को भी खत्म कर दिया गया है। किसी बच्चे को ये फील हो कि वो डिसेबल है, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि वो भी उतना ही कैपेबल है जितने और बच्चे होते हैं। तो किसी को भी आप डिसेबल बोलो, डिसेबल मतलब एबल के आगे ही लगा दिया डिस, कि उसने आधा काम, तो उसकी जो एनर्जी है वो यही खत्म हो जाती है। भाई वो भी उतना ही एबल है जितने और लोग हैं। तो डिसेबल को यहाँ से हटा दिया, गवर्नमेंट ने खुद ने हटा दिया है। कई बार आपके फॉर्म्स वगैरह, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फॉर्म्स होते हैं, वहां पर पहले डिसेबल्ड लिखा आता था या हैंडीकैप लिखा आता था। ये सारे वर्ड्स को क्या किया, धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, जिससे लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो किसी चीज में उनमें कमी है।
तो क्या बोलते हैं उन बच्चों को? स्पेशल चाइल्ड। कहते हैं ना स्पेशल बच्चों का स्कूल है, वो होता है स्पेशल चाइल्ड। यू आर बिकमिंग अ लिटिल थिन ऑन टॉप। अब किसी को जो बाल्ड है उसको सीधा बोल दो तुम तो बाल्ड होते जा रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड। सामने वाले को तो ऐसे ही टेंशन हो जाएगी। टेंशन के मारे जो और भी बच्चे कुच्चे हैं वो भी चले जाएंगे, है ना। टेंशन की वजह से वो भी चलते जाएंगे। यू आर बिकमिंग अ लिटिल थिन ऑन टॉप। अब भैया जो बच्चे कुछ दो चार रह गए हैं, अगर आपने किसी को बोल दिया यू आर बाल्ड, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या बोलते हो? यू आर बिकमिंग अ लिटिल थिन ऑन टॉप। जनरली बोलते हो ना, अरे यार तेरे तो बाल कम होते जा रहे हैं सर पे से, तो उसको बुरा नहीं लगता, आप भी यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, यू आर बिकमिंग अ लिटिल थिन ऑन टॉप। बात समझ में आई? क्योंकि बेचारा वो वैसे ही टेंशन हो जाएगी, ऑलरेडी वो पहले से टेंशन में है। अब आप उसको डायरेक्टली बोल दो ये वर्ड यूज करके, तो वो और टेंशन में चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ हैरेस साउंड से बचने के लिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हैरेस हैरेस होते हैं, उनसे बचने के लिए हम यूफेमिज्म का यूज करते हैं। किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। ठीक है, ये भी है, इट इज अ सम काइंड ऑफ योर फिगर ऑफ स्पीच। इट इज क्लियर गाइस? सबको क्लियर है? तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, hyperbole. Hyperbole. Hyperbole, it is the extreme exaggeration of ideas to lay emphasis or catch the reader's attention. It is the extreme exaggeration of ideas to lay emphasis और catch the reader's attention. कई बार क्या होता है, हाइपरबोले क्या है, इसके नाम में ही छुपा हाइपर बोले, हिंदी में बोल लो ज्यादा ज्यादा बोले, हाइपर बोले। isn't it sounds funny ना? यस, हाइपर साउंड में ही है इसके। भाई हर चीज का कई कई बार हम लोग को उसके अंदर ही उसका अर्थ छिपा होता है, मतलब छिपा होता है। हाइपर बोले, ज्यादा बोलना, बढ़ चढ़कर बोलना। एक्सaggeration, एक्सaggeration का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो वही है आपका क्या, हाइपर बोले ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को बहुत बड़ा चढ़ाकर, कहते हैं ना अरे उसने बाद में तो क्या बात थी और उसने कितनी बड़ा चढ़ाकर बोल दी। तो बड़ा चढ़ाकर इसलिए उसने तीसरे इंसान ने इसलिए बोली कि जिससे उसका अटेंशन मिले। कई बार वी वांट टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, दैट्स व्हाई वी कैन शेयर आवर आइडियाज। हम लोग कई बार क्या होता है कि वी वांट टू अट्रैक्ट वी वांट टू अट्रैक्ट द समवन्स अटेंशन, हम किसी के अटेंशन को क्या करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स को एम्फेसाइज करते हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालकर बोलना। तो हम कभी कभी अपने कुछ वर्ड्स पर एम्फेसाइज करते हैं जिससे सामने वाले को थोड़ा फनी लगे और उसकी अटेंशन हमारी तरफ आए। आप लोग जनरली नेताओं को देखते होंगे, वो बहुत हाइपरबोले और यूफेमिज्म का यूज करते हैं, है ना। तो क्या होता है, इस तरह की लैंग्वेज को यूज करना या सामने वाले की अटेंशन को कैच करने के लिए जनरली हम हाइपरबोले का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ मिलियन इश्यूज दीज डे। मिलियन इश्यूज मतलब ये सामने वाला, मैं बोलूं आई एम ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट आप लोगों का उतना ध्यान नहीं जाएगा। आई कांट अट्रैक्ट योर अटेंशन एज मच एज आई वॉन्ट। बट अगर मैं ये बोलती हूँ आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व अ मिलियन इश्यूज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के माइंड में क्लिक करेगी, अरे वाह, मतलब मैडम में तो दम होगा, मैम के अंदर, इसलिए इतने सारे बच्चों की प्रॉब्लम और इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो सिर्फ इस वर्ड का यूज करने से, इसको एग्जरेट करने से क्या हुआ कि हमने सामने वाले की अटेंशन को क्या करने की कोशिश करी, वी वांट टू ट्राई टू अट्रैक्ट द समवन अटेंशन। तो हमने सामने वाले की अटेंशन को क्या किया, अट्रैक्ट करने का कोशिश किया। मिलियन इश्यूज, है ना। ही सॉ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर एजेस, उसने अपने, जनरली हम बोलते हैं अरे मैंने अपने बचपन के दोस्त को देखा बहुत सालों बाद, आफ्टर युगों के बाद, मतलब युगों के बाद, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल। बट हमने अटेंशन को या अपनी बात को थोड़ा एक्सजरेट करने के लिए क्या बोला, ही सॉ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर एजेस। बात समझ में आई कि whenever we want to attract someone's attention, that time we use the hyperbole in our language और our daily lives। हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में उनका यूज करते हैं।
देखो मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ जितने भी मैंने आपको जनरली फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाई है और सारे के सारे आप लोग अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको यहाँ थोड़ा सा चीजों को सीक्वेंस में पढ़ना होता है, अदरवाइज यूज सारे के सारे करते हो। एक्सेप्ट हो सकता है कि आप हिंदी में करते हो और इंग्लिश में करते हो, पर यूज सभी करते हो। यस, नाउ लेट्स सी द अदर एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, द वेदर वॉज सो हॉट, भैया इतनी गर्मी पड़ रही है दैट लिटरली एवरीथिंग वॉज ऑन फायर। अब भैया ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह आग लग जाए, लेकिन हमने अटेंशन को क्या करने के लिए, कैच करने के लिए क्या बोला कि भैया लिटरली ऐसा ही है कि सभी चीजों में आग लगी हुई थी, इतना वेदर गर्म था कि एवरीथिंग वॉज, कि सब चीजें जल रही थी। तो सब चीजें तो नहीं चल सकती ना, बट हमने इसका यूज करके हाइपरबोले बना दिया, एग्जेजरेट कर दिया, सेंटेंस को क्या किया, अपनी बात को एग्जेजरेट कर दिया कि लिटरली एवरीथिंग वाज ऑन फायर, कि भैया इतनी गर्मी पड़ रही थी कि सारी चीजें जल रही थी, ऐसा लग रहा था। ठीक है, नाउ लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल, द ब्लैक स्मिथ्स हैंड वाज हार्डर देन द रॉक, इज इट पॉसिबल? क्या यहाँ आप ये बता रहे हो कि ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है जो आपका लोहे वोहे का काम करता है, जो ये आपका लोहे का काम करता है, इट इज कॉल्ड अ ब्लैक स्मिथ हैंड्स। ब्लैक स्मिथ हैंड वाज हार्डर देन द रॉक, कि उसके जो हाथ है वो रॉक रॉक से भी कैसे हार्ड, तो इज इट पॉसिबल? नो, बट वी वांट टू एक्सजरेट the sentence just because to attract or catch the someone's attention, that's why हमने क्या बोला कि बात को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोल दिया। आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में बड़ा चढ़ाकर सुना होगा, अरे यार मैं तो तुझसे ये बात करी थी और तूने बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। उस इंसान ने बड़ा चढ़ाकर क्यों बोला? क्योंकि ही जस्ट वांट टू कैच द समवन्स अटेंशन, कि वो उसकी अटेंशन को लेना चाहता था, इसलिए उसने उसमें एक बात के अंदर दो बातें और मिला दी। हमने यही तो किया। हम नॉर्मल में तो बोल सकते थे द ब्लैक स्मिथ्स हैंड वॉज वेरी रफ और वॉज वेरी हार्ड, बट नहीं, हमने क्या बोला, बात को बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। एक्सेजरेट का मतलब होता है किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, कि उसके जो ब्लैक स्मिथ है उनके हाथ तो रॉक से भी बड़े हार्ड होते हैं, तो ये क्या हो गया, बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो ये होता है आपका हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उसके नाम में ही छुपा है हाइपर। हाइपर बोले, बोल लो इसको, बोले हाइपर बोले, हाइपर बोले, क्लियर हो गया? तो आई थिंक इसके नाम से भी आप लोग नहीं भूलोगे। हाइपर, किसी चीज में ज्यादा ही हाइपर कहते हो ना, हाइपर क्यों हो रहा है, ज्यादा गुस्सा होना या कुछ भी करना, हाइपर। हाइपर बोले, अगर इसको थोड़ा सा आप हटा के अगर ध्यान रखना चाहो तो यू कैन ऐसे भी याद रख सकते हो, हाइपर बोले। बात समझ में आ गई? ओके, तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फन, this is a some kind this is another kind of your figure of speech. Pun, let's see what is a pun. A pun is a joke. पन क्या होता है, एक जोक होता है, बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ होमोफोन्स, वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स जनरली क्या होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इट कैन ऑल्सो प्ले विद वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर but not exactly the same. The jokes humor, if any, comes from the confusion of the two meanings. देखो भैया, कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ पन। ये थोड़ा बड़ा चढ़ा कर दिख रहा है बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द पन इन दिस डेफिनेशन। पन क्या होता है, एक जोक होता है। आप लोगों ने सुना होगा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अब आप हेड लेते हो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, और आप टेल लेते हो इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किसी बात को किस वे में लेते हो। कोई भी बात जो हम बोलते हैं उसको या तो उसके दो मतलब होते हैं, या तो उसको आप अच्छे से ले सकते हो या उसको फनी में, या तो आप सीरियस ले लो या उसको फन में ले लो। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू गाइज। तो ये आप पर डिपेंड करता है, तो वही बात हम यहाँ पन की कर रहे हैं। A pun is a joke based on the interplay of homophones। मतलब हम यहाँ homophones का यूज करते हैं और एक इंटरप्ले, एक जोक मारते हैं। उस बात के दो मतलब होते हैं, एक छोटा सा जोक होता है। वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन तो वही रहेगा बट मतलब चेंज हो जाएगा।
आप लोग इसको भी अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हो. व्हेन आई एक्सप्लेन द एग्जांपल्स देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. क्लियर है? वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन बट द डिफरेंट मीनिंग्स. वर्ड्स तो सेम होंगे, हम उन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे, लेकिन बात को हम कुछ और कहना चाहते हैं. पन का मतलब ये है कि हमने कुछ नया वर्ड से यहाँ यूज नहीं किया या किसी का जस्ट लाइक मजाक नहीं बनाया. एक जोक तो है बट हमने यहाँ कोई नया वर्ड ही नहीं यूज किया. हम जस्ट पुराने वर्ड्स को यूज करके बात कुछ और कहना चाह रहे हैं बस. और वो भी फनी वे में. कौन से वे में? फनी वे में. तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो फनी लेता है या सीरियस लेता है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है, इट्स डिपेंड्स. तो पन क्या है? जनरली इस पन की वजह से कई सारे सेंटेंस हमको समझ में भी नहीं आते हैं. लेट्स सी. बट नॉट एग्जैक्टली द सेम. द जोकर्स ह्यूमर, द जोक्स ह्यूमर इफ एनी कम्स फ्रॉम द कंफ्यूजन ऑफ द टू मीनिंग्स. देखो यहाँ पर मैंने अभी अभी ये बात बोली थी, जो आप जोक दे रहे हो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है. व्हेन यू आर रीडर तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो आपका नरेटर है व्हाट ही वांट्स टू से टू यू, वो क्या कहना चाहता है. तो उसका वो पन का भी यूज करता है अपने आर्टिकल के अंदर. वो एक फनी बात को, कई बार होता है ना, आप लोगों ने ये सारी चीजें जर्नलिज्म में देखोगे. जर्नलिज्म के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में कार्टून कैरेक्टर्स देखे होंगे, है ना. कभी किसी लीडर का बना दिया या कभी कोई इवेंट ऐसा हो जाता है या इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जिसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली बात को बोलते हैं. चीजें वही यूज करते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स को यूज करते हैं. कभी किसी का बना दिया, कभी किसी लीडर का बना दिया या किसी समवन को थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए, लेकिन बातों को वो क्या फनी वे में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं. तो वही एक तरीके से आप यू कैन से इट इज कॉल्ड अ, यू कैन से इट इज अ पन. तो ये पन होता है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है लेकिन आपको बात भी समझा देता है वो इनडायरेक्टली. तो आई थिंक मेरे हिसाब से पन का यूज जर्नलिज्म में बहुत होता है. वो कटन करेक्टर वगैरह को दिखाकर वो लोग शो करते हैं कुछ फनी वे में, है ना. तो लेट्स सी द एग्जांपल. एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट. देखो, अब समझो इस बात को. डेफिनेशन अब आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. एन एलिफेंट्स, हमने ये एलिफेंट कोई पुराना वर्ड तो नहीं था, तो हम एलिफेंट का तो अपना तो कोई ओपिनियन नहीं होगा, लेकिन हमने जो एलिफेंट यूज किया है वो किसके लिए किया है. कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की या एक्सपीरियंस या जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके ओपिनियंस में बड़ा वजन होता है, दम होती है, उनकी बात में क्या होती है, दम होती है. तो इस बात को जनरली हम किस में बोल रहे हैं, एक फनी वे में बोल रहे हैं. एंड एलिफेंट्स, तो जो एलिफेंट्स है ये बात हम कर रहे हैं बड़े विद्वान लोगों की या बड़े बड़े लोगों की. एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट. उनके जो ओपिनियंस होते हैं उनमें दम होता है, उनकी बात में वजन होता है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल सेकंड. इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट्स डिपेंड्स अपॉन द लिवर. अब इस बात के भी दो मतलब हो गए, इस बात के भी दो मतलब हो गए. यहाँ लिवर का यूज हमने, आप इसको भी बोल सकते हो, इज लाइफ वर्थ लिविंग. जिंदगी का तो असली लिविंग तभी है जब हमारा डिपेंड करता है लिवर पर. और ये बात सच भी है कि अगर आपका लिवर अच्छा है ना, तभी तो कहते हैं भैया डोंट ईट मच जंक फूड्स. तो ज्यादा जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए. खाओ पर इतना भी मत खाओ, क्योंकि जंक फूड्स क्या करते हैं जी, हमारे लिवर्स को, जब हम इनको एक्सेस में खाते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे लिवर को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं. और अगर लिवर खराब हो गया तो हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है बॉडी का वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है. तो एक तो इसका मतलब ये हो गया. और दूसरा मतलब देखो तो इसका ये हो गया, अगर फनी वे में देखो तो इसका मतलब ये निकलता है कि इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट्स डिपेंड्स अपॉन द लिवर. लिवर मतलब अ ह्यूमन, एक इंसान की, जो इंसान पर ही डिपेंड करता है इज लाइफ वर्थ लिविंग, कि वो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है, वर्थ लिविंग हो सकती है या नहीं. इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट्स डिपेंड्स अपॉन द लिवर, कि एक इंसान पर ही डिपेंड करता है. अगर वो अच्छा सोचता है या अच्छा करता है तो डेफिनेट है कि अच्छा होगा, है ना. तो इस बात के दोनों ही मतलब निकल गए. तो यहाँ हमने लिवर का यूज किया है एक ह्यूमन बीइंग के लिए. एक सिक्के को दो पहलू हो गए. आई विल जस्ट, बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना. जब अपनी बात को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हो और वो भी फनी वे में, तो ये डिपेंड करता है इंसान की वर्थ लिविंग किसके ऊपर, इंसान के ऊपर. दो बातें हो गई ना.
देखो बच्चे बाटी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने 2 पार्ट्स में खत्म किया है, तो फिगर ऑफ स्पीच तो खत्म होने के लिए 4 पार्ट में खत्म होगा कि है ही इतने सारे हैं। लेकिन आई विल ट्राई टू कवर द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। तो मैंने कोशिश किया है कि आप लोग 10th क्लास में तो जो आपके सिलेबस में या आपकी पोएम्स में है वही आए। इन केस अगर कोई रह जाते हैं तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट और कवर इन द स्पेशल क्लासेस। तो आप लोग अगर अब तक आप लोगों ने अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का बहुत जल्दी क्विज भी होने वाला है। तो अगर आपका एक आध दो जो इम्पोर्टेंट रह भी जाता है तो वी विल ट्राई टू कवर इन द क्विजेस। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि एक बार क्विज ले लिया तो हम दोबारा नहीं लेंगे। वी विल प्रैक्टिस मोर विद द क्विजेस, थ्रू द क्विजेस। हम क्विजेस के थ्रू ही क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, लेट्स सी द एग्जाम्पल थर्ड। आई हैव बीन टू द डेंटिस्ट मेनी टाइम्स सो आई नो द ड्रिल। ओहो, ड्रिल, ड्रिल का मतलब है रूट कैनाल। आप लोगों ने देखा होगा जनरली अगर हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है तो डॉक्टर डेंटिस्ट होता है वो क्या करता है, रूट कैनाल करता है। तो रूट के अंदर वो एक मशीन डालता है, जिससे एक ड्रिलिंग टाइप की मशीन डालता है। तो मैंने ये बात को एक फनी वे में यूज किया यहाँ पर, ड्रिल, रूट कैनाल की वजह मैंने किसका यूज किया, ड्रिल का यूज किया। आई हैव बीन टू डेंटिस्ट मेनी टाइम्स, मैं डेंटिस्ट पर बहुत बार जाके आया हूँ। तो आई नो द ड्रिल, मुझे पता है भैया ड्रिल कैसा होता है, रूट कैनाल कैसा होता है। मेरा भी रूट कैनाल हो चुका है, तो सच में सब बहुत खतरनाक होता है। तो मैं बता सकती हूँ कि ड्रिल, एक वॉल ड्रिल तो आपका जनरली वॉल के अंदर ही होता है या आपका अर्थ के अंदर होता है। ड्रिल क्या होता है, एक मशीन होता है जो आपका छेद करता है, वॉल के अंदर क्या करता है, होल करता है। ड्रिलिंग मशीन आपका, आप लोगों के घरों में भी आया होगा, एक आपकी वॉल्स के अंदर होल करने के लिए यूज किया जाता है। तो सेम काइंड ऑफ द थिंग क्या करता है डेंटिस्ट, रूट कैनाल एक मशीन के थ्रू हमारे दांतों के जो कीड़े होते हैं, जो भी जम्स होते हैं, उनको निकालने के लिए एक ऐसा रूट कैनाल के अंदर ड्रिलिंग जैसा कुछ करते हैं। दैट्स व्हाई दे कैन फिल द होल। एक होल किया जाता है, उसके बाद उसको फिल किया जाता है। तो यहाँ हमने एक फनी वे का यूज किया है कि ऐसा हो सकता है कि ड्रिलिंग मशीन का हमारे दांतों में यूज हो, नहीं हो सकता ना। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ एक जोक मार रहे हैं, आई हैव बीन टू द डेंटिस्ट मेनी टाइम्स तो आई नो द ड्रिल। ये कैसा होता है भैया ड्रिल। तो ये रूट कैनाल की हम बात कर रहे हैं। बात क्लियर है बच्चा पार्टी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आई थिंक आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी question and queries you can ask in the comment box. That's why I can understand what is your question and queries, and I will try to resolve your each and every problem, and I will try to reply in the comment box guys. So don't worry about the confusion and queries. थोड़ा सा टाइम के लिए कुछ इंटरप्शन हो चुका है, टेक्निकली प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू योर लाइव क्लासेस, बट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो मैं अभी भी बोल रही हूँ अनअकैडमी को डाउनलोड कर लीजिए। दैट्स व्हाई यू कैन टेक माई क्लासेस, हमारा स्पेशल पर डेली क्लास होता है, तो आप वहां पर भी क्लासेस ले सकते हो, एंड यू कैन आस्क योर ईच एंड एवरी डाउट्स। तो डोंट वरी अबाउट योर स्टडी। ओके गाइस, तो आज हमारा ये कंप्लीट होता है फिगर ऑफ स्पीच। ओहो, आयरनी भी रह गया, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका आयरनी। यस गाइस, irony. Let's see the irony. Irony is a figure of speech in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the words. Irony का मतलब ही होता है कटाक्ष करना, कमेंट मारना। Irony is a figure of speech in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning. मतलब कहते हैं ना कमेंट मारना, बात भी कह दी लेकिन उसका मतलब दूसरा होता है। इट मे ऑल्सो बी अ सिचुएशन दैट्स, कहते हैं ना कि बहुत अच्छा सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का, तो बहुत अच्छा सिला दिया, हम यहाँ कमेंट मार रहे हैं, इट इज कॉल्ड आयरनी। बहुत अच्छा सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का, तो हम अपने दोस्त को बोल रहे हैं एक कमेंट के वे में कि हमारी बात भी है लेकिन मतलब दूसरा है उसमें, कि तूने अच्छा नहीं किया ऐसा करके, बहुत अच्छा सिला दिया, है ना। अच्छा वर्ड तो हमने यूज किया लेकिन डिफरेंट मतलब रखता है ये, ठीक है। फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, इट मे ऑल्सो बी अ सिचुएशन दैट एंड्स अप इन अ क्वाइट अ डिफरेंट वे देन व्हाट इज जनरली एंटिसिपेटेड। मतलब मैंने ये बोल रहा है तूने अच्छा सिला दिया, हिंदी का एक सेंटेंस है, सुनो, लेट्स वी, हम लोग देखेंगे इंग्लिश के भी सेंटेंसेस, डोंट वरी। अच्छा सिला दिया, या तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है, तूने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है, बहुत अच्छा किया।
हमारा मतलब डिफरेंट है। एंटिसिपेटेड, हमारा मतलब डिफरेंट है, हम उस पर कमेंट मार रहे हैं। ये भी आप लोग अपनी लाइफ में यूज करते हो। आई एम जस्ट कनेक्ट टू योर डेली लाइफ सेंटेंसेस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल। बहुत अच्छा सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का, या बहुत अच्छा किया तूने, बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया। हम ये बोलते हैं क्या, आयरनिकली हम यहाँ यूज करते हैं किसका, आयरनी का। कि मतलब आपके फ्रेंड ने आपके साथ कुछ बिट्रॉइड कर दिया है या आपको धोखा दे दिया है, दैट्स वाई आप उसको बोलते हो, क्या बोलते हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया तूने, बहुत बढ़िया, कहते हो ना। आपका मतलब दूसरा होता है, कहना कुछ चाह रहे हो, लेकिन क्या कहते हो, बहुत अच्छा किया। तो वो एंटिसिपेटेड होती हैं चीजें, है ना। डिफरेंट मीनिंग होता है एक्चुअल मीनिंग से। कहना क्या चाह रहे हो आप उसको, तूने ऐसा किया है कि मैं जिंदगी भर याद नहीं रखूंगा, लेकिन क्या कह रहा हूँ, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, है ना। तो इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। इस लाइन का मतलब है, इट इज इन सिंपल वर्ड्स, हम सरल बातों में अपनी बात को कह देते हैं। बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, रियलिटी से हटकर हम छोटे शब्दों में अपनी बात को कह देते हैं। तूने बहुत अच्छा सिला दिया है मेरी फ्रेंडशिप का, या तूने अच्छा किया, कोई बात नहीं, तूने बहुत अच्छा किया, है ना। हम कहना चाह रहे हैं कि अब मैं हमेशा याद रखूंगा जो तूने मेरे साथ किया है। लेकिन जो रियलिटी और जो अपीयरेंस है वो दोनों ही डिफरेंट है हमारे सेंटेंस से। लेट्स सी द एग्जांपल। ही एंजॉयड हिज जॉब एज मच एज अ रूट कैनाल। बच्चा पार्टी, मैंने अभी भी बताया था कि रूट कैनाल बड़ा ही तकलीफ दे होता है, बड़ा ही प्रॉब्लम वाला होता है। जब ये होता है तो बहुत वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे हैं ही एंजॉयड हिज जॉब अकाउंट एज मच एज अ रूट कैनाल, कि वो अपनी जॉब को उसने ऐसे एंजॉय किया जैसे रूट कैनाल था। तो मतलब डिफरेंट है इस शब्द का, कि क्या है कि वो अपनी जॉब में इतना एंजॉय भी यूज किया और रूट कैनाल का यूज किया हमने। मतलब उसकी जॉब उतनी अच्छी नहीं थी, वो एंजॉय नहीं कर पाया अपनी जॉब को, क्योंकि रूट कैनाल क्या होता है, प्रॉब्लम, एक एक तकलीफ वाले फेज होता है। वी हैव टू थ्रो द रूट, वेन एवर वी हैव टू थ्रो द रूट कैनाल, दैट टाइम वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या हमें बहुत पेन होता है इस टाइम पर, है ना। तो वो बोल रहा है कि ही एंजॉयड हिज जॉब अबाउट एज मच एज अ रूट कैनाल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। देयर न्यू बॉस वॉज एज सिविलाइज्ड एज अ शार्क। यहाँ आयरनी भी हो गई आपकी। उसका जो बॉस है वो इतना सिविलाइज्ड है जितना शार्क। शार्क कभी सिविलाइज्ड हो सकती है? शार्क तो देखते ही आप पर टूट पड़ेगी। शार्क तो बहुत खतरनाक फिश होती है। शार्क क्या है, एक फिश है। आप लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा, इस तरह से पानी में चलती रहती है, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट दिखता है। जनरली ओशियन और सी में पाई जाती है ये शार्क। इसका सिर्फ ये वाला पार्ट दिखता है और ये इतनी स्पीड से चलती है कि किसी भी बोट को पलट सकती है। तो वो बोल रहा है देयर न्यू, जो उनका बॉस है वो इतना सिविलाइज्ड है जैसे कि शार्क है। तो मतलब हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन एग्जांपल थर्ड। द डेजर्ट वाज एज कूल एज अ बेड ऑफ बर्निंग कोल्स। इतना ठंडा है कि जैसे जलते कोयले। तो क्या हो गया, यहाँ आयरनी हो गया। आप लोग बोलते हो ना जब गर्मियां आती हैं, भैया इतनी ठंड पड़ रही है, जैसे कश्मीर में बैठे हो, है ना। किसी के घर जाते हो तो वो बोलते हो, ऐसे लग रहा है तेरे घर आके तो जैसे किसी कश्मीर में आ गए। वेर यू आर नॉट फील गुड दैट टाइम, गर्मी में से आते हो तो क्या बोलोगे, ऐसे लग रहा है जैसे कश्मीर से आए हैं। तो वो क्या होता है, आपका आयरन ही होता है। द डेजर्ट वॉज एज कूल। डेजर्ट कभी कूल हो सकते हैं? नहीं। एज कूल एज अ बेड ऑफ बर्निंग कोल्स, ऐसे लग रहे इतने ठंडे हैं जितने जलते हुए कोयले। जलते हुए कोयले कभी ठंडे होते हैं? नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, कटाक्ष हो गया, आयरनी, कि हम अपनी बातों को कमेंट वे में बोलना चाह रहे हैं, मतलब कुछ और है हमारा उन चीजों का, डिफरेंट निकलता है, वो भी एक कटाक्ष के मतलब एक कमेंट वे में निकलता है। बात समझ में आई? तो बच्चा पार्टी अगर नहीं समझ में आया है तो यू कैन आस्क। मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो चुका होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है मैंने दो वीडियोस में कवर करवा दिए, और मैंने हर एग्जाम्पल को दो दो बार आप लोगों को दिया है। तो आई थिंक सबकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आयरनी में डिफरेंस क्या है, आपका कॉन्सोनेंस क्या होता है, अलिट्रेशन क्या होता है। तो दीज आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच गाइस, सो डोंट मिस द both of the class. The previous class I explained 5 types of the फिगर ऑफ स्पीच, और इस क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है।
इन केस एक या दो आपके रह भी गए होंगे जो आपके किसी फॉर्म के अंदर होंगे, लेट्स बी कवर इन द स्पेशल क्लासेस क्विजेस। क्लियर है बच्चा पार्टी? नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। This is my code Jyoti1. If you are thinking to the get the subscription, don't forget to use my code Jyoti1. Let me remember again what is my code Jyoti1 guys. तो भाई बच्चा पार्टी, डोंट वेस्ट योर टाइम टू थिंकिंग, फटाफट से हमें ज्वाइन कर लीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन, फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। दैट्स व्हाई यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी, प्लस कोर्सेज और प्लस क्लासेस। इट इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्पेशल क्लासेस। आपको प्लस पर इतना अच्छा लगेगा, स्पेशल एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा और बहुत अच्छा फील आएगा, एंजॉय भी करोगे भाई। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को बोरिंग तरीके से करना है, हमें स्टडी करनी है एंजॉय के साथ। ठीक है, तो प्लस आप लोग खुद ही डिफरेंस जान जाओगे जब आप प्लस को ज्वाइन करोगे, प्लस पर खुद ही देखोगे, वाओ वाओ वाली फीलिंग आप फील करोगे। ठीक है बच्चा पार्टी, जहां आपको 1% के लिए बोर नहीं होने दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लेट्स क्रैक 9-10 CBSE, दिस इज द नेम ऑफ द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, दैट्स व्हाई यू विल गेट द अपडेशन ऑफ द लाइव क्लासेस एंड नोटिफिकेशंस। तो जैसे ही आपके पास आप सब्सक्राइब करोगे और हिट कर दोगे बेल आइकन को, तो कोई भी नोटिफिकेशन जो आपका अकेडमी से आता है, यू विल गेट फास्ट। ओके गाइस, so thank you for watching my video. If you have any problem and any queries, you can leave the message in the comment box. That's why I can read and I will try to resolve your each and every problem. Bye bye, take care.